Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual funds and matters related with them. The numbers to call us on are 23421050 and 23314444. Once again, 23421050 and 23314444. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 23421050 और 23314444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। A warm welcome, धीरेन्द्र। थैंक यू, धन्यवाद। पहले हेडलाइंस के साथ राजेश। Foreign investors pump in over 1,200 crore rupees into the Indian debt markets in the first week of April. And rising for the third straight week, global gold prices surge nearly 4% this week. अप्रैल के पहले सप्ताह में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 1,200 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया और लगातार तीसरे हफ्ते मजबूती दिखाते हुए विश्व बाजार में सोने की कीमतों में इस हफ्ते लगभग 4% का उछाल। आइए पहली खबर पे नजर डालते हैं। अप्रैल के पहले सप्ताह में विदेशी निवेशकों ने भारतीय ऋण बाजार में 1,215 करोड़ रुपए का निवेश किया है, लेकिन उन्होंने इसी अवधि में भारतीय शेयर बाजार से 325 करोड़ रुपए निकाल लिए। इससे पहले मार्च में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 35,000 करोड़ रुपए और फरवरी में 1,539 करोड़ रुपए का निवेश किया था। जनवरी से अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 10,568 करोड़ रुपए और ऋण बाजार में 57,073 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस तरह इस साल अब तक भारतीय पूंजी बाजार में उन्होंने 67,641 करोड़ रुपए का निवेश किया है। भारत सरकार की प्रतिभूतियों की 10 साल की प्राप्तियां बढ़कर 7.1% और अमेरिका की 10 साल की प्राप्तियां 4.3% तक हो गई हैं। इससे विदेशी निवेशक अब बेहतर लाभ की उम्मीद में शेयर बाजार की जगह अमेरिका और भारत में प्रतिभूतियों में निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा विदेशी निवेशकों ने पिछले कुछ महीनों में भारतीय ऋण बाजार में काफ़ी निवेश किया है, क्योंकि भारत सरकार के बॉन्ड्स को जेपी मॉर्गन इंडेक्स में शामिल किया जाने वाला है। पिछले साल जेपी मॉर्गन ने घोषणा की थी कि वो भारत सरकार के बॉन्ड्स को जून 2024 में अपने इंडेक्स में शामिल करेगा। विदेशी निवेशकों ने फरवरी में भारतीय ऋण बाजार में 22,419 करोड़ रुपए और जनवरी में 19,836 करोड़ रुपए का निवेश किया था। We have a first caller online with us from Jaipur, Jitendra. A warm welcome to Market Mantra. Please ask your question. हाँ, धन्यवाद। और धीरेन्द्र जी को भी काफी दिन बाद आए हैं सर। सर ये पूछा था कि जैसे हमारी बच्ची 23 साल की है, वो ट्यूशन पढ़ा रही है, तो 3,000 रुपया वो जमा करना चाहती है, तो कौन से फंड में जमा करना चाहिए, लंबे समय के लिए करेगी? आपकी बेटी और आप इतना, एक तो मेरी सलाह होगी कि आप अपनी बेटी को भी ये बताएं कि उसको इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि एक तो निवेश है और आप उसकी जरूर मदद कर पाएंगे, लेकिन उसका इंटरेस्ट लेना काफी ज्यादा लास्टिंग वैल्यू का होगा।
दूसरा, कहीं से भी शुरू करा दीजिए, उसके लिए बैलेंस फंड अच्छी शुरुआत नहीं होगी, क्योंकि वो उसके लिए एक सप्लीमेंट्री इनकम है। एक अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड या अच्छा मल्टी कैप फंड शुरुआत होगी, और समय के साथ इस रकम को बढ़ाए तो ये काफी होगा। Yogesh now joins us from Delhi. Yogesh, a warm welcome. Yogesh, can you hear us? हेलो जी हेलो जी, सवाल पूछें योगेश। हेलो। योगेश, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है योगेश के साथ हमारा संपर्क टूट गया है। So Dhiren, what advice would you give to the first time investors, like the father asked about his daughter? So what would you say that they need to do? First, of course, you said that she should be the one calling. So Yeah. No, I was not saying that she should be the one. I wanted that one should get interested. Yeah, responsibility in comes in. money affairs to begin with. Had it been any other investor, had it been his father 30 years back, then I would suggest him aggressive hybrid fund, simply because all said and done the market goes through severe ups and downs. But in case of, and risk tolerance varies, it differs, it changes. And it changes with your expectations, it changes with your experiences, it changes with your status, in the sense that if you are not dependent, if your lifestyle is even not dependent on your income, you will have a very different attitude to this, to ups and downs of the market, as compared to the person who's 25% or all his savings is getting into an investment, and that is going through big gyrations. That gets very difficult. So I would say that any other person getting started should, and with his long-term investment, should invest in aggressive hybrid fund. Short-term investment should only be invested in a bond fund, and generally a short-term bond fund. And somebody with little bit of experience, or who is going to save money, who is going to invest to save money, should invest in a tax-saving fund or a flexi cap fund or a multi-cap fund, and that is it. Don't complicate things. Don't get into a sector fund. Don't get into a small cap fund, mid cap fund, and don't get attracted to a fund with, and do your SIP only, and don't get attracted to a fund based on its recent past performance. जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से भारत भूषण। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हेलो जी, भारत भूषण जी, सवाल पूछें। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा एक सवाल है और एक सुझाव है सर। जी, सवाल ये है कि धीरेन्द्र सर से कि कोई ऐसा फंड बताइए जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी ज्यादा हो और ड्रोन टेक्नोलॉजी वाले शेयर की हिस्सेदारी ज्यादा हो। दूसरा सुझाव ये है सर मार्केट में टीम को कि फेड की मीटिंग होती है या रिजर्व बैंक की मीटिंग होने वाली है, इससे पहले हमें जानकारी नहीं मिल पाती है। जब बाद में हमें पता चलता, सिर्फ इतना बताया जाता है कि आने वाले दिनों में फेड की मीटिंग पे सबकी नजर रहेगी, लेकिन फेड की मीटिंग के बाद हुआ क्या, नहीं हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने क्या घोषणा करी, ये सब चीजें थोड़ी जानकारी पहले दी जाती है ना सर। भूषण जी, जो भी आउटकम होता है हम उसकी जानकारी आपको लगातार रूप से देते रहते हैं। इन द मीन टाइम, धीरेन्द्र, इफ यू कुड टेक हिज क्वेश्चन प्लीज। जी, I would like to take this question, and I would also like to take the question, his first one, that Fed meeting and RBI meet a quarterly. I would say that most investors tend to attach far greater weight to the outcomes of this. When I look at last 30 years and how it has been a material thing, it really doesn't, when we think of SIP or long-term investment and looking at the ups and downs of the market, making your investment for the next 5 years, all these things don't matter. Maybe this is a noise which I would encourage investors to escape, to avoid. And about his important specific question, that which is the fund which invests in renewable energy and drone technology. Drone technology, I'm not aware that there's a company which is a listed one, and you can derive something from it. But recently, there is a fund which was launched by SBI, which is into renewable energy and traditional conventional energy as well. So consider that if that is your focus area. But this is the information I'm giving. Don't consider it as a advice,
and I would not encourage most investors who should diversify their portfolio to consider this fund. जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से योगेश। योगेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार जैन सर, आपको नमस्कार। और सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा एक रिटेल निवेशक होने के नाते, क्योंकि मैंने वैल्यू रिसर्च की जो मोबाइल ऐप है जिसका हम बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे, वो आखिरकार मैंने ट्राई करी और वो बहुत बेहतरीन एक माध्यम है अपने पूरे पोर्टफोलियो को एक जगह बहुत देखने बहुत का। धन्यवाद आपका, और अपने दोस्तों के बीच में इसके बारे में जानकारी दीजिए ताकि वो भी फायदा बिल्कुल। उठा पाए। जी बिल्कुल सर। सर मेरे एक सवाल है, एक तो उसमें ईपीएफओ का अभी शायद हम ऐड नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश। जी जी, बहुत जल्दी और- ये सुविधा उपलब्ध होगी, जी। लोग इसका एक इंतजार सर- कर रहे हैं और बहुत जल्दी उपलब्ध होगी। जी सर, एक सर हमारा सवाल ये है कि जैसे हम उसमें अपनी पूरी नेटवर्क एक साथ देख पाते हैं, तो जी। बहुत ही जल्द वो 50 लाख क्रॉस करने वाली है, तो कुछ लोगों ने सजेस्ट करा कि आप पीएमएस की तरफ जाइए। तो क्या ये सर पीएमएस कुछ बेटर ऑप्शन हैं म्यूचुअल फंड की तुलना में, या फिर अभी हम उसी पे बने रहे हैं? बिल्कुल, अपने दोस्तों की बात मत सुनिए। 50 लाख रुपया जब आपके पास होगा तो एक पीएमएस में पैसा लगाने के लिए आपको 50 लाख रुपए चाहिए होता है। आपके पैसे का डाइवर्सिफाइड होना, धीरे धीरे उसमें पैसा लगा पाना, उसके अलावा मैं बहुत गहराई से विश्वास करता हूँ कि पीएमएस की तुलना में म्यूचुअल फंड एक सुपीरियर व्हीकल है, बेटर रेगुलेटेड व्हीकल है। और पीएमएस के बारे में जब तक आपके पास 2-4-5 करोड़ रुपया नहीं हो तब तक उसके बारे में विचार भी नहीं करना चाहिए। उसके कारण मैं आपको बताता हूँ। म्यूचुअल फंड में एक सुविधा है कि जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर, किसी भी म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाते हैं, आपका लगाया हुआ पैसा म्यूचुअल फंड मैनेजर शॉर्ट टर्म करे, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट ले या लॉन्ग टर्म होल्ड करे, आपको कोई टैक्स देना नहीं होता है जब तक कि आप अपना पैसा नहीं निकालते हैं। आप अभी आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना शुरू किया, अगले 25 साल तक आप लगाते रहते हैं, अगले 25 साल तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, भले ही आपका फंड मैनेजर कितना भी शॉर्ट टर्म गेम्स, लॉन्ग टर्म गेम्स उसमें जनरेट करता रहे। दूसरा, और ये पीएमएस भी सेबी द्वारा रेगुलेटेड है, म्यूचुअल फंड भी। म्यूचुअल फंड बहुत टाइटली रेगुलेटेड है, रोज रात को एनएवी निकलता है, सबका इन्वेस्टमेंट पूल होता है। और अगर मैं देखूं कि जिस तरह का साधन म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट में लगाया जाता है, उसकी तुलना में पीएमएस में बहुत सारी कंपनियां हैं जो म्यूचुअल फंड चलाती हैं, वो पीएमएस भी ऑफर करती हैं। और अगर मैं देखूं कि वो अपने किस लेवल के लोगों को पीएमएस में और किस तरह के लोगों को म्यूचुअल फंड में लगाती हैं, तो म्यूचुअल फंड बहुत बड़ा कारोबार है, इसलिए वहां पे ज्यादा सक्षम लोगों को, ज्यादा कमिटेड तरीके से लोग लगाते हैं और उससे लोगों का रिटेल ब्रांड पे असर पड़ता है। तो रेगुलेशंस की वजह से, टैक्स कन्वीनियंस की वजह से, ट्रांसपेरेंसी की वजह से, टाइटली रेगुलेटेड होने की वजह से निश्चिंतता से म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, ये डायरेक्ट प्लान है। उसके अलावा जो कॉस्ट का डिसएडवांटेज है कि हो सकता है, क्योंकि अधिकतर अच्छे पीएमएस आपके फायदे के भागीदारी होते हैं और नुकसान के भागीदारी नहीं होते हैं, उस समय उनका केवल खर्चा चलता रहता है जिसका वहन आप करते हैं। तो किसी भी समझदार निवेशक को पीएमएस अवॉइड करना चाहिए। पीएमएस लोगों के लिए है जिनको बहुत कहानियां पसंद है, उन्हें लगता है कि कोई खास चीज, चूंकि उनके पास बहुत पैसा है इसलिए उनके लिए कुछ खास चीज उपलब्ध होना चाहिए, ये भी बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। तो पीएमएस से बचना चाहिए और काफी भरोसे के, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपके पास पैसा कमी होने की वजह से या पूंजी कम होने की वजह से आप किसी चीज का लाभ नहीं उठा पा रहे। आप पैसा कम होने की वजह से आप लाभ नहीं उठा पा रहे, ये आपके लिए फायदेमंद है। From Mumbai, we are joined in by Amit. A warm welcome, Amit. या थैंक यू सर। Please ask your question. एक्सपर्ट से मेरा सवाल ये है, मैं सवाल पूछूं जी ना जी सर? जी 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 या मेरा सवाल था सर, दो सवाल है कि जैसे बाहर हमारी जो इंडियंस इन्वेस्ट करते हैं फॉरेन कंट्रीज में मार्केट में, तो उसी तरह बाहर हमारे देश भी बाहर की कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं क्या, और उसका असर उनके एक्सचेंज में पड़ता है? और दूसरा सवाल था हाइब्रिड फंड, फ्लेक्सी कैप फंड और क्वांटम फंड, इसमें स्ट्रैटेजी में क्या फर्क रहता है? फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड, ये दो अलग अलग जो वर्ड्स है इसमें। थैंक यू। जी जी, बड़ा आसान सवाल है। पहला वाला जो सवाल है उसके बारे में मुझे जानते हैं। भारतीय सॉवरेन इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनियों का और बहुत सारी पब्लिक सेक्टर कंपनियों का कुछ सीधा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है कुछ एसेट्स में, जैसे ओएनजीसी का एक सब्सिडरी है ओएनजीसी विदेश, जो कि दुनिया भर में बहुत जगह उनका
ऑयल रिजर्व्स और पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल एसेट्स में उनका इन्वेस्टमेंट है। और ये दुनिया भर के बहुत सारे देशों के साथ ये मिलजुल करके ये कारोबार सेटअप हुआ है और ये बहुत बड़ा एसेट इनका दुनिया भर में फैला हुआ है। लेकिन भारत सरकार का सॉवरेन कोई ऐसा फंड नहीं है जो विदेश में निवेश करता हो। उसका कारण ये है कि अब अभी हमारे यहाँ भारत में ही बहुत सारी पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं जिनके हमारे यहाँ भी बड़ा डेफिसिट है और बड़ा सॉवरेन फंड सरप्लस का नतीजा होता है। अभी जब हर साल सरकार जब डिसइन्वेस्टमेंट होता है और डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट मीट कर पाती है या नहीं कर पाती है, पर जो भी पैसा आता है वो कंसोलिडेटेड फंड में जाता है और अभी इसके बावजूद हमारा एक डेफिसिट है। अगर हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती जाती है, हमारे सरप्लस बढ़ते जाते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड बढ़ता जाता है और ऐसी स्थिति बनती है कि अभी हमारे पास बहुत सारी ऐसी पूंजी है जिसको हम डिप्लॉय नहीं कर पा रहे हैं, तभी हम इन्वेस्ट करेंगे। अदरवाइज अभी हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में और देश में जरूरी चीजों में ही अभी इन्वेस्टमेंट इतना चल रहा है कि वहां उसके बाद की वो स्थिति है जब दुनिया भर के देश सॉवरेन फंड सेटअप करके दुनिया भर में निवेश करते हैं। दूसरा कि ये जो 3 फंड है एसेट एलोकेशन कोई ये स्ट्रैटेजी उस तरह का नहीं है। वो जो जैसा आप सोच रहे हैं कि क्वांट है या आपने एक और स्ट्रैटेजी कुछ बताया, एसेट एलोकेशन 3 तरीके के एसेट एलोकेशन फंड भारत में उपलब्ध है आमतौर पे जो रेगुलेटेड, या 4 तरीके का मान लीजिए कि एक फंड जिसमें कि अधिक ज्यादा पैसा इक्विटी में लगा हुआ है, अग्रेसिव हाइब्रिड, जहां ज्यादा पैसा इक्विटी में लगा हुआ है, कम पैसा डेट में लगा हुआ है और करीब करीब ये 75-25 या 70-30 इस तरह के रेशियो में होता है। बाजार गिरती है, ये डोमिनेंटली इक्विटी फंड है, लेकिन बाजार गिरता है तो ये कम गिरता है। और ये शुरुआती निवेशक के लिए मैं हमेशा सलाह इसलिए देता हूँ कि निवेशकों के लिए जो गिरावट का असर है वो ज्यादा गहरा होता है बढ़त के। अगर आप 10% पैसा अगर आपका बढ़ जाए तो आपको खुशी होगी, लेकिन अगर आपका पैसा 10% कम हो जाए तो बहुत ज्यादा दुख होगा। तो इस वजह से इसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरा एक बैलेंस फंड जिसमें कि आधा पैसा करीब करीब इक्विटी में, आधा पैसा डेट में, और तीसरा जो कि 3/4 डेट में और थोड़ा सा पैसा इक्विटी में। इसका उद्देश्य ये होता है कि आपका अधिकतर पैसा डेट में लगा हुआ है, स्टेबिलिटी से आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए एक एलोकेशन है जिसकी वजह से आपका रिटर्न थोड़ा ऑप्टिमाइज हो पाएगा और इक्विटी का फायदा उठा पाएंगे और इक्विटी का जो उतार चढ़ाव है उससे आप बच पाएंगे। तो इस वजह से ये एसेट एलोकेशन फंड बहुत ही यूजफुल फंड है, यूजफुल तरीके के फंड है। और इसका दूसरा फायदा ये होता है कि जब अगर आप यही पैसा, अगर मान लीजिए आपने निर्धारित किया कि आप आधा पैसा इक्विटी में लगाएंगे, आधा पैसा डेट में लगाएंगे और सीधे तौर पे लगाएंगे, आधा पैसा आप किसी शॉर्ट टर्म डेट फंड में लगाते हैं, आधा पैसा आप एक फ्लेक्सी कैप फंड में लगाते हैं। अगर एक इक्विटी आपका बढ़ जाता है 10%, तो आपका बढ़ा हुआ पैसा 55 रुपया हो जाएगा। और 3 महीने में अगर वो पैसा बढ़ा आपका 2%, 8% सालाना दर के हिसाब से, तो वो कुछ और हो गया। इसको जब आप रीबैलेंस करते हैं, अगर आप खुद करेंगे तो इस पे टैक्स लगेगा, फंड करेगा तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपको टैक्स म्यूचुअल फंड में तभी देना होता है जब आप अपना पैसा निकालते हैं और उसकी अवधि पे निर्भर करता है। जी, अगले कॉलर हैं भुवनेश्वर से वीरेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्ते वीरेंद्र जी, से मेरे 3 क्वेश्चंस हैं जी। एक ये है कि मेरे पास एक ही म्यूचुअल फंड का फोकस इक्विटी है, लार्ज कैप और स्मॉल कैप निफ्टी 250 है, तो क्या ये तीनों में, निप्पन इंडिया का है, क्या ये तीनों में रखे रहना, मुझे लगता है ग्रोथ तो ठीक ही ठाक है, रखे रहना जरूरी है, मेरी स्ट्रेटेजी ठीक है या गलत है? जी हाँ, ये तीनों फंड अच्छा कर रहे हैं और खासकर रिलायंस का जो अर्स्टवाइल रिलायंस, अब निप्पन इंडिया, इसका जो स्मॉल कैप निफ्टी, ये इसका प्रदर्शन अच्छा रहा है और इनका स्मॉल कैप फंड बेहतरीन रहा है पूरे यूनिवर्स में। लेकिन फिर भी मेरी सलाह होगी कि आपको ये डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आपके लिए प्रूडेंट स्टेप ये है, अच्छे बाजार में सब कुछ अच्छा करता है और असल पहचान मुश्किल बाजार में ही हो पाती है फंड की। और इसके लिए अच्छा करे या खराब करे, जब ये आउट ऑफ फेवर होता है तो ये खासकर इक्विटी फंड में
पूरे परिवार के हर एक इक्विटी फंड में उस एक छाप होता है जो कि दिखता है, जिसका असर दिखता है, और उससे आपको डाइवर्सिफाई करना मुझे लगता है कि आपके लिए जरूरी है। और चलते बाजार, अच्छे बाजार में ये कर लीजिए, गिरे हुए बाजार में ये बदलाव करना मुश्किल होता है। और ये इक्विटी में लगाया हुआ पैसा अगर आपका एक अच्छा खासा रकम हो गया है, तो मेरी सलाह होगी कि एक इक्विटी फंड में आपका 25% से ज्यादा पैसा न लगा हो। कोशिश करें कि डाइवर्सिफाइड व्हीकल में लगाएं। डाइवर्सिफाइड व्हीकल मतलब चाहे वो मल्टी कैप फंड हो, लार्ज एंड मिड कैप फंड हो। और ये जो लार्ज कैप फंड है, इसकी वजह हमें अभी चूंकि बाजार चल रहा है और हो सकता है आने वाले समय में बहुत दिनों से ये स्ट्रगल कर रहे थे, तो शायद ये मोमेंटम बना रहे, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपका पैसा ऐसे फंड में लगा रहे, जो अधिकतर पैसा ऐसे फंड में लगा रहे जो हर कहीं लगा सकता हो। कुछ पैसा ऐसी जगह लगाओ जो थोड़ा नैरो ऑब्जेक्टिव से मिड कैप या स्मॉल कैप या माइक्रो कैप या लार्ज कैप यहाँ लगाओ। और कोशिश करिए कि 25% से ज्यादा एक फंड कंपनी के फंड में पैसा न लगाओ। From Hyderabad, we are joined in by Saurabh. A warm welcome, Saurabh. Thank you, Market Mantra. You're welcome. Please ask your question. Last year, I started with one mutual fund agent who put my amount into 3 small cap and 2 multi cap. And after a few months, I did another SIP from another agent with 3 MFs. Meanwhile, in last 1 year, I listened to Market Mantra and also read some literature and heard about mutual fund. And I got some fair idea, so I started doing mutual funds directly. So now I have landed up in a very precarious situation where in my whole thing, I have about 20 MFs in 3 different places. I require some expert advice what I should do. Is it okay or what I should do now? One is that it is okay. It is better than not having invested in them, and you are lucky to have invested at a time. Since when the rewards have been phenomenal. You know, they have grown substantially in the last 1.5 years. The way to reorganize, and it is a good problem to have, and it is an opportune time to reorganize it. Simply because, and how to do it, formulate your own principle. And there are multiple ways of doing it. You can reconstruct your portfolio by choosing 4 multi-cap funds, and mostly the ones which you already have, and consolidating it into 4 of them. That is one. The other is that decide that okay, you will have 30% into small and mid cap, and remaining in multi caps, and consolidate your money in two small caps. Do your ratio, that 40% goes into one multi-cap, 40% goes into another, or 30% goes into another multi-cap, and 20% in 2 of the small and mid-cap. If you decide like that, then consolidate, choose the, and make sure that the fund that you are consolidating into, they are spread across fund companies. They are not of one, there is no domination of one fund company there. And if you are able to apply this principle, you will simplify your portfolio. You will be interested in, your investment simply because you will have some meaningful interest there. Right now, the risk is that, you have 20 funds, little bit of money invested all over. Some investment is not doing well, and you'll say it doesn't matter, it's not too much money. Once you have something meaningful there, you will be interested. You will act. You will actually worry about it. You will think harder about it, and it's good time to do it. But then, how should it narrow down from 20 to 4 that you're talking about in multi-cap, and 1 in small, or 1 in one in mid-cap? He should just take the best of the lot. On basis the NAV or what? Sorry, based on performance, he should take the best of the lot, and maybe consolidate there, or maybe consult a RIA. A person who is only advisor, who is not interested in your transaction, and it will also be very important to switch your money from regular to direct if you are going to do this activity. This will actually translate into some meaningful savings if you have substantial amount invested already. Okay, moving on, the rising for the 3rd straight week. Global gold prices jumped 3.8% during the week to end at $2,345.4 per ounce on Friday.
Gold prices surged to a fresh all-time high on Friday, propelled by various factors such as expectations of a US interest rate cut, speculative purchasing, and central bank acquisitions sustaining the ongoing upward momentum of bullion despite robust job growth in the US during March. The Labour Department reported a rise of over 3 lakh jobs in non-farm payrolls last month. Fed Chair Jerome Powell reaffirmed that on Wednesday that the central bank wasn't hastily considering a reduction in borrowing costs. This statement followed the recent decision to maintain the policy decision. राजेश, सोने की चमक तो बढ़ती जा रही है, लेकिन अब कुछ और खबर पे भी नज़र डालते हैं। अमेरिका और चीन ने संतुलित विकास पर गहन विचार विमर्श जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका के वित्त विभाग ने कल एक बयान में बताया कि दोनों पक्ष बातचीत जारी रखने और विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए आर्थिक समूह गठित करने पर सहमत हुए हैं। इन मुद्दों में चीन के आर्थिक मॉडल को लेकर अमेरिका की आपत्तियों का समाधान, घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का विकास और धन शोधन के खिलाफ प्रयास शामिल हैं। अमेरिका की कुछ और जानकारी है कि अमेरिका के वित्त मंत्री की चीन यात्रा के दूसरे दिन ये सहमति बनी है और यात्रा के दौरान अमेरिकी वित्त मंत्री ने चीनी नेताओं से अपने घरेलू विनिर्माण नीतियों में परिवर्तन का भी आग्रह किया है। Then my question relates to the derivatives. Last year there were a total of 85.3 billion derivative contracts traded in India, and 10 years back it was around 1 billion. So what is your take on derivatives trading? Should one continue to be in it? Because I read one of your articles which said that derivatives trading continues to lure and destroy retail investors. What's that? Yes, because most investors, in fact most forms of speculation in this country is illegal, and this is the only form which continues, and it has all the legitimacy. Not only it has the legitimacy, it also has the intellectual legitimacy in terms that most people think that they are doing something which is an act of skill or thoughtfully and knowledge driven, while it is pure and simple gambling. More simply because today you have next day contracts and things like that, and this is something which has actually become a very problematic thing, because that is the good thing that has happened in our market, that it has been democratized with an app and a connectivity, and more so the financialization has been enabled or has been simplified with Aadhaar number, and so if you want to start trading, you can be in readiness in about half an hour time or 20 minutes time if you have Aadhaar and online bank access, a smartphone, and a data connection. These are the 4 things that you require, and you are all set. The problem is that most people lose money. Recently, a SEBI study went about documenting that how 92% of the investors lose money. I was also reading the tweet of the largest Indian broker who supports through which most people, stockbroker, through whom most people actually trade in those derivatives. He was saying, he was of the opinion that 5 to 7% people only end up being profitable. 95% of the investors actually become, lose money. If that is the situation, then I'm really amazed that, in this country where most people are used to be saver, used to be long-term investor or long-term saver, they have become speculator, and, we might be thinking that... Sorry, धीरे क्षमा करें, आज वक्त इतना ही है कार्यक्रम से जुड़ने और श्रोताओं के सवालों के... इससे बचना चाहिए, ये इससे आपका नुकसान हो सकता है। जी, श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए धन्यवाद। Thank you for being with us, Dhirendra. And before we close the headlines once again, foreign investors pump in over 1,200 crore rupees into the Indian debt markets in the first week of April. And rising for the third straight week, global gold prices surge nearly 4% this week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.